साइकोलॉजी 11 सीबीएसई क्वेश्चन बैंक ये रहा आपके सामने, आपको मैं सुना रहा हूं, आप बस सिर्फ ध्यान चाहिए, ये सुनते जाओ, इसको देखते जाओ और कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो अच्छे से थोड़ा रिवीजन हो जाएगा। सेमेस्टर 2 का चैप्टर लास्ट के जो 5 चैप्टर्स हैं वो चैप्टर 5, 6, 7, 8, 9। पहला क्वेश्चन किसने डेवलप किया था? स्मोकलेस चूल्हा चूल्हा बनाया था। बहुत ही क्रिएटिव वाला थॉट है ये, क्रिएटिव थिंकिंग वाला थॉट है। ए डी करवे। कंट्रीब्यूशन ली वॉर्फ ने कहा था कि लैंग्वेज है तो थॉट है, डेवलप होता है। मतलब हर लैंग्वेज का, इंग्लिश, हिंदी, हर एक इंसान जो लैंग्वेज सीखता है बचपन में, उसका थॉट उस लैंग्वेज के आधार पर, बेसिस पे डेवलप होता है। लैंग्वेज डिटरमाइंस थॉट। वेस्टिब्यूल इज अ पार्ट ऑफ आंख या कान, ईयर्स के। हैंड क्लैप इंप्लाई करता है चाइनीज में डोमिनेशन, एग्रेशन। क्लास 11th का स्टूडेंट था आशीष पनवर, जिसने 5 फीट का डेवलप किया था रोबोट, राइट। क्वेश्चन नंबर 2, ये कल्चर और थिंकिंग। कल्चर में एक एग्जांपल देना है, कल्चर डेवलप्स डिटरमाइंस थिंकिंग, ये लिखना है आपको। एक एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसमें उन्होंने एक फोटो दिखाई थी एंड अमेरिकन और एशियन स्टूडेंट्स को अंडर वाटर सीन था और सबने देखा। फिर अमेरिकन स्टूडेंट्स ने फोकस किया बिगेस्ट एंड ब्राइटेस्ट थिंग्स पे और जापानीज ने फोकस किया बैकग्राउंड पे कि बॉटम कैसा था, वाटर ग्रीन था नहीं था। तो ये कंक्लूजन हुआ कि अमेरिकन यूजुअली एनालिस ऑब्जेक्ट को सेपरेटली एनालाइज करते हैं, एनालिटिकल थिंकिंग बड़ी स्ट्रांग होती है उनकी, और एशियन पीपल रिलेशनशिप्स को पे फोकस करते हैं, तो होलिस्टिक अप्रोच उनका रहता है। ये वर्ड्स जो मैं कह रहा हूं आपसे, आप एग्जाम में यही लिखेंगे तो एग्जामिनर आपको मार्क्स फुल देगा। जो मैं वर्ड्स कह रहा हूं उस पर ध्यान देना है। ओके, सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज इमोशनल इंटेलिजेंस? इमोशनल इंटेलिजेंस refers to the ability of an individual to understand and respond to the emotional needs of another person। सबसे इजी और आंसर यही वाला रहेगा आपका कि वो इमोशनली जो दूसरों को सोचे समझे, एम्पैथी, सिंपैथी, राइट। ये लिखना है आपको, ओके। और एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, एबिलिटी टू परसीव, एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू इमोशंस। इमोशनल EQ जिसका हाई है मतलब वो सोशली अडेप्टेबल है, ठीक है। बस ये डिफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाइलिंगुअल और मल्टीलिंगुअल का डिफरेंस। बाइलिंगुअल मतलब 2 भाषाएं, मल्टीलिंगुअल मतलब 3, 4, 5। तो हमारे इंडिया में कोई भी स्टूडेंट, कोई भी विद्यार्थी नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, ईस्ट वेस्ट का हो, 2, 3, 4, 5 भाषाओं में सोचता है, सुनता है, समझता है, तो ये उसको ज़्यादा फायदा होता है। और बाइलिंगुअल यूजुअली वेस्टर्न कंट्रीज में होता है, 1 या 2 लैंग्वेज तक वो फंसे रहते हैं। वो लेस इफेक्टिव है, ये मोर इफेक्टिव है। ये कॉमन है इंडिया में, इतना ही लिखना है एग्जाम में, दैट्स इट। रेट्रोएक्टिव, न्यू लर्न थिंग्स आर रिमेंबर्ड। प्रोएक्टिव में ओल्ड थिंग्स, जो नई चीज सीख रहे हो, नया पुराना चीज सीख रहे हो, पुरानी चीज याद रहेगी और नई चीज भूल जाओगे, वो प्रोएक्टिव है। जब आप थके हुए हो तो आप प्रोएक्टिव ज़्यादा होते हो, और अब जब फ्रेश हो तो आप रेट्रोएक्टिव ज़्यादा होते हो। बस यही याद रखना है। एपिसोडिक मेमोरी, एपिसोड की याददाश्त, उस दिन उस घटना में क्या हुआ था वो। और सीमेंटिक मतलब फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन। तो एपिसोडिक मेमोरी आपको याद करनी नहीं पड़ती है, पर फर्स्ट लेडी टू क्लाइम, इंडियन लेडी टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट वॉज बछेंद्री पाल, ये याद करना पड़ता है ना एक्टिवली, राइट। अच्छा, सिमेंटिक मेमोरी भूलना आसान है, फैक्ट्स हम भूल जाते हैं, कॉलेज की पढ़ाई में फैक्ट्स होते हैं, भूल जाते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री सब सिमेंटिक है, तो इसलिए वो याद करना पड़ता है बार बार, ओके। हाँ, ये क्वेश्चन आएगा एनी 10, कुछ क्वेश्चन दिए रहेंगे, उसमें से आपको कुछ 10 करने हैं। ऑप्शंस बहुत हैं, या देखिएगा क्वेश्चंस में, अगर आपको कहीं कुछ मिलता है तो आप जो पसंद आए, जो अच्छा लगे, जो इजी लगे, वही क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है। ओके, अब आप यहाँ पे आ जाएंगे। क्वेश्चन देखिए, डिडक्टिव रीजनिंग के बारे में क्वेश्चन है। डिडक्टिव रीजनिंग क्या होती है? एक होती है रीजनिंग बेस्ड ऑन फैक्ट्स, जो पहले से फैक्ट्स है, वो होता है डिडक्टिव रीजनिंग, ठीक है। और एक जो होता है कि नया आप सोच रहे हो कि मान लो ऐसा होता है न्यू बेसिस पे, तो वो होता है इंडक्टिव रीजनिंग। तो यहाँ पे सवाल पूछ रहे हैं डिडक्टिव रीजनिंग का, तो आपको डिडक्टिव रीजनिंग का बताना है कि वो इट इज बेस्ड ऑन assumptions और facts।
और आप उस चीज़ को सही मानते हो और उस चीज़ को मान के आप आगे बढ़ते हो। और एग्जाम्पल दिया हुआ है कि एक बंदा लेट ट्रेन प्लेटफॉर्म पे भाग रहा है। अब आपने ये सोचा हुआ है कि भाग रहा है मतलब लेट हो रहा है ट्रेन के लिए, राइट? लेकिन हो सकता है ये गलत हो सकता है वो किसी और चीज़ के लिए भाग रहा हो, राइट? बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। बस इतना ही लिखना है आपको। लिखने का तरीका देखिए, अब वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं, अंडरलाइन करिए वर्ड्स को, ज़्यादा यहाँ वहाँ डिबेट मत करिए, लेकिन वर्ड्स में वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है? कैनन बार्ड थ्योरी, अब कैनन बार्ड थ्योरी ने ये कहा था कि इमोशन वो एक साहब ने कहा था ना, जेम्स लैंगे ने, कि वी क्राई सो वी फील बैड। तो ये बोले नहीं, हम खराब फील करते हैं तो हम क्राई करते हैं, मतलब हमारा इमोशन जो है ना पहले आता है, और इमोशन जब आता है तो उस हिसाब से हमारा फिजियोलॉजी हो जाती है। क्या हो जाती है? फिजियोलॉजी मतलब ब्लड सिस्टम वगैरह वगैरह, है ना? अब इसकी कहानी में आपको क्या लिखना है कि इमोशन कहाँ से लिंक होता है? थैलेमस से। ये लिखना है आपको, अंडरलाइन करके दे रहा हूँ, ठीक है? द बॉडी प्रोसेसेस इमोशन एंड द थैलेमस, ओके, एंड देन द इंफॉर्मेशन इज कन्वे टू द सेरिब्रल मतलब ब्रेन में जो कॉर्टेक्स होता है, कॉर्टेक्स का एरिया, मेन एरिया, वहाँ पे वो जाता है फिजियोलॉजिकली, हमको उठना है, भागना है, दौड़ना है, खुश होना है, और वो मसल्स को और एसएनएस को, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को बता देता है। तो ये 2 पॉइंट आपको लिखना बहुत ज़रूरी है, ओके? ये हो गया बात, ठीक है? तो यहाँ पे देखो लिखो फिजियोलॉजी। अगर कुछ नहीं आया तो ये लिख दो कि इमोशंस पहले आते हैं, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स बाद में आता है। इतना काफ़ी है, समझ में आ गई बात? तो ये वीडियो मैंने बनाया है ताकि आपको ईजी हो जाए। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, ये बाद ट्रॉमा के बाद, अभी जैसे अर्थक्वेक आया था टर्की में, तो सीरिया में, तो वहाँ पे ट्रॉमा हो गया लोगों को, अब स्ट्रेस उनको रहेगा जिंदगी भर। कोई 20 साल, कोई 100, कोई 20 साल, कोई 100, कोई 20 साल, कोई 100, कोई 20 साल, कोई 100 साल ना भूले, राइट? तो नेचुरल डिजास्टर्स के बाद जो होता है वो उसको बोलते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, ठीक है? अब यहाँ क्या होता है कि वो उन चीज़ों को री एक्सपीरियंस करता है, और जब भी आपने अर्थक्वेक नाम भी ले लिया तो भी, या कुछ चीज़ से लिंक कोई बात होती है, टर्की नाम भी ले लिया तो वो डर जाते हैं, डिस्टर्ब। अब उसमें मेन चीज़ है इमोशनली डिस्टर्ब, और वो अपना रेगुलर एक्टिविटीज़ नहीं कंडक्ट कर पा रहा। देखो ये आप ध्यान से, ये रेगुलर एक्टिविटीज़ पर्सन फेल्स। डिसऑर्डर कब होता है? देखो याद सबको रहती है, लेकिन डिसऑर्डर तब होता है जब रेगुलर एक्टिविटीज़ इंसान भूल जाए, डिप्रेशन हो जाता है उसको, ठीक है ना? वो है। चलो, क्रिएटिव थिंकिंग के 4 कंपोनेंट्स, 3 कंपोनेंट्स, 4 नहीं 3, यहाँ पे 3 दिए हैं आपके सीबीएसई में, हम 3 कर रहे हैं। इंक्यूबेशन, आप उस चीज़ को सोच रहे हैं लेकिन सबकॉन्शियसली सोच रहे हैं बहुत दिनों तक, फिर अचानक एक दिन आपको आइडिया आता है, यूरेका मोमेंट, तो वो हो जाता है स्टेज ऑफ इल्यूमिनेशन। तो आप लिखेंगे स्टेज ऑफ इंक्यूबेशन, स्टेज ऑफ इल्यूमिनेशन, और लास्ट है वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन में आप उस चीज़, उस आइडिया को चेक करते हैं, जज करते हैं, चेक कर लेते हैं, और प्रॉब्लम सॉल्विंग में तो आप सिस्टमैटिक जाते हैं ना। चलो अब ये स्टेप्स, अब बेबी का लैंग्वेज में सबसे पहले बेबी क्राइंग होता है, क्राइंग का स्टेज होता है, वो बस रोते रहेगा और कुछ नहीं। 1 to 6 मंथ तक बेबी खाली रो रहा है ना, कहते हैं ना। फिर वो बैबलिंग कुछ शब्द कह रहा है लेकिन वो वर्ड बन नहीं पा रहा 6 महीने में। 1 साल में होलोग्राफ, और 2 साल में टेलीग्राफ। 1 साल में 1 वर्ड बोलता है, 2 साल में 2 वर्ड बोलता है, होलोग्राफ बन जाता है, और 2 साल में टेलीग्राफ बन जाता है। याद रखना है, बस सिंपल सी बात है, ठीक है? 1 वर्ड 2 वर्ड, इजी है ना? याद रहेगा। तुम्हें याद नहीं होगा क्योंकि तुम बचपन में भूल गए थे। ये ब्रेनस्टॉर्मिंग में क्या होता है पता है? ऑसबॉर्न नाम याद रखना, इस्तेमाल शुरू किया था। कहते हैं कि सब लोग क्लास में, सब बैठे हैं, सब लोग बोर्ड पे मैं लिख रहा हूँ और आप लोग बताइए इस बारे में आपका क्या ख्याल है। तो सब लोग अपना ख्याल बोलेंगे, फिर एक ख्याल पे दूसरा बंदा हंसेगा, लेकिन नहीं, मैं हर एक का ख्याल लिखूंगा, वो हंसने वाले हो न हंसने वाला हो, हर एक का थॉट प्रोसेस लिख दिया जाएगा, जमा कर लो एक साथ, राइट? तो प्रोड्यूसिंग आइडियाज, फिर उसमें से हम बैठ के चर्चा करेंगे कि हाँ कौन सा वाला आइडिया लिया जाए, कौन सा हटाया जाए। प्रोड्यूसिंग आइडियाज शुड बी सेपरेट फ्रॉम इवेल्युएशन। होता क्या है ना कि फ्रेंड्स के बीच बैठे हुए हो, एक फ्रेंड ने कुछ बोल दिया, बाकी लोग उसका मजाक उड़ा देते हैं और वो आइडिया वहीं पे दब जाता है। तो ऐसा नहीं करना बोलता। ब्रेनस्टॉर्मिंग में ये है कि हर एक ब्रेन के अंदर
स्टॉर्म करके, तूफान करके थॉट निकालो, लिस्ट बनाओ, फिर बैठ के अलग से एक अलग स्टेप करिए उसका इवैल्यूएशन करने के लिए, तब कुछ अच्छा आइडिया आएगा। तो बस आप ये 2 पॉइंट लिख देंगे, ठीक है, कि प्रोड्यूसिंग आइडिया शुड बी डिफरेंट फ्रॉम इवैल्यूएटिंग द आइडियाज। लेट द माइंड्स थिंक फ्रीली। ओके, अच्छा, 6 इमोशन की बात हो रही है तो आप ये लिख सकते हो, 6 इमोशन: जॉय, फियर, एंगर, डिस्ट्रस्ट, सैडनेस, सरप्राइज। ओके, अब इसमें ये जोड़ी जोड़ी होती है, लेकिन इतना लिखने की जरूरत नहीं है। एबिंगहॉस कर्व हमने बताया था टेक्स्ट बुक में, वो डायग्राम, वो कर्व दिया हुआ है फॉरगेटिंग वाला, वो आपको बनाना है ड्राइंग टेक्स्ट बुक में जैसा दिया है वैसा का वैसा। अच्छा, ये स्टेप्स इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, एक क्वेश्चन है स्टेप्स इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब स्टेप्स कौन सा है? पहला तो आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करिए, टीचर्स डे के दिन आपको कुछ प्रोग्राम करना है, ठीक है ना, फाइन। फिर आपको प्लान, फिर आपको प्लान द सॉल्यूशन। अब आप प्रॉब्लम है, फिर आपने एक सॉल्यूशन का प्लानिंग किया, फिर आपको बहुत सारे सॉल्यूशंस मिल गए, आपने उनको इवैल्यूएट किया। ये मेन पॉइंट्स लिखना है, अंदर आप लिख पाओगे अपने अंदर का कंटेंट। फिर उस सारे में से आप एक सेलेक्ट करोगे और उसको एग्जीक्यूट करोगे, फॉलो इट, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम कर देते हैं 5th वाला स्टेप। हाँ, तो ये हो गया स्टेप नंबर 2 कि पहले आपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, दूसरा प्लान द सॉल्यूशन, इवैल्यूएट ऑल द ऑप्शंस, सेलेक्ट द ऑप्शन, एग्जीक्यूट द ऑप्शन, उसको फॉलो करिए, और फिर उसका रिजल्ट जो आता है उसको भी आप चेक करिए, रिजल्ट कि रिजल्ट बराबर आया है, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई या नहीं हो गई, है ना। और अगर नहीं आया है तो आप उसको रीथिंक करिए। सिंपल, हम यही करते हैं रोज, है ना, हर रोज हर दिन अपने काम में। तो आपको ये 4 पॉइंट्स लिखने हैं। चलो, अब ये डाइवर्जेंट थिंकिंग, देखो एक होता है कन्वर्जन, एक होता है डाइवर्जन। डाइवर्जन में क्या होता है कि आप नई नई दिशाओं में सोच रहे हो। तो पहला होता है फ्लुएंसी, ओके, कि आप कितने थॉट सोच सकते हो, एक कप के कितने यूज सोच सकते हो, फ्लुएंसी हो गई। फ्लेक्सिबिलिटी, आप कितने तरह से सोच पाते हो, ठीक है, ये वाला, कि सिर्फ आप बोलते हैं चाय पी लो, उसमें दूध पी लो, कॉफी पी लो, लस्सी पी लो, ये तो एक ही तरह हो गया ना। ये फ्लुएंसी हुई लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी नहीं हुई। फ्लेक्सिबिलिटी आप डिफरेंट यूजेस करोगे तब आप फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी, ओके। कि सर्कल से आप उससे सर्कल बना लो, कप से, उससे आप बास्केट, ये जैसे खेलते ना टेनिस, वैसे खेल लो, उसमें आवाज क्रिएट करो, उसके ऊपर कपड़ा लगा के ड्रम बना दो उसको। फिर है ओरिजिनलिटी, ये 4 वर्ड लिखना बहुत जरूरी है। फ्लुएंसी, अगर आप ये 4 वर्ड, अब मैं आपको लिखता हूं, देखो ऐसे लिखना होता है कोई भी एग्जाम में, द 4 एस्पेक्ट्स आर, ऐसा लिखना है। तो ये जब आप लिखोगे ना तो एग्जामिनर को लगता है कि चलो ठीक है, आप अंदर का माल एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो, बट आपको बेसिकली ऊपर से पता है कि, और एक्चुअली सब लोग लिख पाते हैं, ऐसा नहीं कि आप नहीं लिख पाओगे। तो आप ये फ्लेक्सिबिलिटी, ये सारे पॉइंट्स एक बार लिख दो। फिर आता है ओरिजिनलिटी, है ना, फिर ऐसा कोई आइडिया आप कर पा रहे हो जो पहले किसी ने नहीं सोचा है। और फिर एलैबोरेशन, फिर उसका डिटेल में वर्किंग करो कि ये आइडिया वर्क कैसे करेगा, उसका डिटेलिंग कर लिया जाए। तो ये हो गया आपका 4 तरीके, ठीक है। ये हो गए आपके 4 तरीके, सॉरी, हाँ, ये ठीक है, ये ठीक है, ये 4 वर्ड याद रखते हैं। अच्छा, क्रिएटिव थिंकिंग के बैरियर्स क्या हैं? क्रिएटिव थिंकिंग के बैरियर्स क्या हैं कि एक तो है हैबिट, एक है हमारा परसेप्शन, एक है हमको मोटिवेशन नहीं होता, दूसरा इमोशनल प्रॉब्लम, और चौथा कल्चरल प्रॉब्लम, ओके। तो ये 4-5 वर्ड्स लिखते हैं आपको, हैबिट,
परसेप्शन, बस आपको अपने वर्ड्स में डिस्क्राइब कर लोगे, इट्स ओके, चलेगा, ज़्यादा गड़बड़ नहीं करना। आवर हैबिट्स टेंड टू स्टॉप आवर क्रिएटिव थिंकिंग। और परसेप्शन जो हमारे फिक्स्ड होते हैं। अच्छा, मोटिवेशन इमोशन को एक साथ डाल दो, मोटिवेशन और इमोशन हमारा मेंटल इशू है, राइट, पर्सनली मेंटल इशू होता है। अब मोटिवेशन थॉमस अल्वा एडिसन का डाल दो कि वो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए तब जाके उनको वो बल्ब का मिला। कल्चरल ब्लॉकेजेस, कल्चरली लोग अलग अलग चीज सोचते हैं, सिक्योरिटी सोचती, तो जब सेफ्टी सिक्योरिटी सोचोगे तो आपको क्रिएटिविटी नहीं आने वाली, है ना, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया मैस्लॉव का। मैस्लॉव का आपको वो ट्रायंगल बना देना है, पिरामिड बना देना है, उसमें अलग अलग लेवल डालने हैं और कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले क्या करना है, बॉटम में आपको करना है बेसिक बायोलॉजिकल नीड्स, उसके बाद सेफ्टी का नीड्स। सेफ्टी खत्म हो गई तो आप बोलोगे सीकिंग कनेक्शन, अफेक्शन। उसके बाद आप जाओगे सेल्फ एस्टीम पे और उसके बाद आप जाओगे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे। सिंपल है ना, बहुत सिंपल है, राइट। पहले रोटी कपड़ा मकान, फिर हम पहले कॉलेज में एडमिशन हो गया, फिर जाते हैं कि ओके एक ग्रुप बना लो, सेफ्टी होगा, फिर बाद में आपको अफेक्शन चाहिए, भाव चाहिए, फिर अपना नाम चाहिए, इज्जत चाहिए, सेल्फ स्टीम चाहिए, मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, फिर बाद में कि ये इसमें डॉक्टर या इंजीनियर बन के निकलूंगा। सेल्फ खुद को एक्चुअली जो हो उसको बोलते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, वहां तक ले जाना, है ना, ठीक है। हाँ, ये लाई डिटेक्शन वाला है, ये क्वेश्चन आया हुआ। अच्छा, ये क्या है पता है, देखो लाई डिटेक्शन पॉलीग्राफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पॉलीग्राफ, भूलना नहीं दोस्तों, पॉलीग्राफ, क्योंकि वो ग्राफिकली रिकॉर्ड करता है आपका बॉडी का रिएक्शंस। अब क्या क्या रिएक्शन करता है वो, देखो सिंपल है, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, ब्रीदिंग और ब्रीदिंग डेप्थ, ये करता है। एक नया चीज करता है, GSR, गैल्वेनिक स्किन रिस्पॉन्स। स्किन का एक्साइटेबिलिटी देखता है वो गैल्वेनोमीटर से, टाइप, इसलिए गैल्वेनिक कहते हैं, गैल्वेनिक स्किन रिस्पॉन्स, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आपने पढ़ा होगा ना वो, तो वो चेक करता है कि वो बढ़ जाता है झूठ बोलने पर या कम हो जाता है, वो चेक कर रहा है, ठीक है। तो उसको पहले तो वो न्यूट्रल क्वेश्चंस पूछेंगे, बेसिक, आपका नाम क्या है, कहाँ रहते हो, तो उसका एक बेसिक लेवल देख लिया। फिर झूठ बोलने पे क्या वो डिबेट हो रहा है, तो अब ये किस बेसिस पे वर्क करता है कि द चेंजेस इन दिस इन द न्यूरो फिजियोलॉजिकल, क्या है न्यूरो मतलब ब्रेन, फिजियोलॉजिकल मतलब फिजियोलॉजी मतलब यही जो चीजें हम कर रहे हैं मेजर, है ना, ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, ब्रीदिंग रेट और GSR, स्किन रिस्पॉन्स। तो इससे वो ऑब्जर्वेशन करता है कि इसमें फर्क है, ओके। अच्छा, बहुत सारे चीजें और भी हो सकती हैं, लाइक इंटरफेयरिंग में फियर, पेन, एंजाइटी, इन चीज़ों से भी रिजल्ट हो सकता है, ठीक है, इनसे भी वो डिविजन आएगा, ओके। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन काफ़ी कुछ बता देता है ये, ठीक है। चलिए, हाँ, थैलामस एंड हाइपोथैलेमस, जो डॉक्टर बनना चाहते हैं उनके लिए तो बहुत इजी क्वेश्चन होगा, है ना। थैलामस नर्व सेल्स है, रिले सेंटर है सेंसिंग नर्व्स का, ठीक है। स्टिमुलेशन करने पे फियर, एंजाइटी, अभी जो पढ़ रहे थे ना लाई डिटेक्शन में, वही सब फियर, एंजाइटी सब कुछ आता है, ऑटोनोमिक सिस्टम है, वो सब जनरेट करता है, ठीक है। तो ये इमोशनल चीज़ें थैलेमस करता है। हाइपोथैलेमस जो है ना, वो इमोशन पे ही फोकस करता है और उसका है बैलेंस। आप चल रहे हो, आंखें बंद करके चल के दिखाओ, रोड पे मत चलना, घर में ट्राई करना, घर पे चलो तो क्या होता है, पैर लड़खड़ाते हैं, ये वो हाइपोथैलेमस का काम है, ठीक है। और ऑटोनॉमिक सिस्टम भी वो करता है, और एंडोक्राइन ग्लैंड, सारे जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उसका सिक्रेशन काफ़ी हद तक हाइपोथैलेमस करता है कंट्रोल, ठीक है। बस याद रखना ये दो चीज़, इतना ही लिखना है और बस आपका एग्ज़ाम ऑल द बेस्ट, अच्छे से हो जाएगा।